प्रेम शुक्ला आपके पास आता हूं। प्रेम शुक्ला जी, जिस ढंग से मोदी ने जो कुछ कहा, जो दिबांग भी जिक्र कर रहे थे और हम भी बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जब बात करते हैं कांग्रेस के इतने नेता मारे गए, वहां सरकार की विफलता थी, रमन सिंह सरकार की। आज अब पटना में विफलता की बात कर रहे हैं, वहां भी थी। वहां सिक्योरिटी थ्रेट था, उसके बाद भी दरभा वैली में गाड़ियां गई, वहां प्रॉपर सिक्योरिटी चेकअप नहीं था, सैनिटाइजेशन नहीं था, नहीं तो इतने नेताओं की मौत नहीं होती। वहां बहुत बड़ी नाकामी रमन सिंह सरकार की थी, लेकिन वहां जाकर आप नीतीश कुमार के 56 भोग का जिक्र कर रहे हैं, अपनी नाकामी को किनारे रखकर अपने को खतरे में बता रहे हैं। ये एक राजनीति को एक नए सिरे से अपने को केंद्र में रखकर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है या नहीं? नहीं, वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश तो सारे लोग करते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को आप उसके लिए प्रतिबंधित नहीं कर सकते। लेकिन आप अंतर समझें कि जगदलपुर जो जहां महेंद्र कर्मा मारे गए वो नक्सलग्रस्त इलाका है, पटना कोई नक्सलग्रस्त इलाका नहीं है, गांधी मैदान कोई नक्सली हमला नहीं हुआ। और इंडियन मुजाहिदीन के लोग वहां हमला करेंगे, इस तरह की जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट थी, और उस हमले के बाद भी गांधी मैदान को सैनिटाइज 2 दिन तक नहीं किया गया, तो ये नीतीश कुमार के भटकलवाद को बेपर्दा होना है ये। और नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारी को अस्वीकार करके उल्टी राजनीति उस पर कर रहे हैं। जब 1984 की इंदिरा गांधी की हत्या पर राहुल गांधी राजनीति कर सकते हैं, 1991 के राजीव गांधी की हत्या पर आरपीएन सिंह गलत बयानी कर सकते हैं, ये 2002 पर आज दिन तक नीतीश कुमार चिपके हुए हैं, जबकि 2002 से 2004 करें कि फिर मोदी पर हमला हुआ तो अगले 8 महीने 6 महीने तक क्यों नहीं राजनीति कर सकते हैं? 2014 मोदी के लिए रेड कार्पेट या मोदी की रैली में हमला हुआ, धमाके हुए, उस पर मोदी क्यों नहीं कर सकते? यही करें प्रेम शुक्ला। मोदी की राजनीति को आप सिंगल आउट नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी को आप जो है आतंकवाद विरोधी राजनीति करने से आप कैसे रोकेंगे? बाकी सारों को भी रोकना पड़ेगा। ध्रुवीकरण की राजनीति चारों तरफ से चल रही है, तो नरेंद्र मोदी भी वो कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? नहीं, गलत ये है कि जहां अपनी नाकामियां हैं, कि जो इल्जाम नीतीश कुमार पर आप ये कहकर नहीं मुक्त हो सकते कि बिहार में नक्सल नहीं है, इसलिए बिहार में जो कुछ हुआ सही हुआ, ये माफ करें, बिहार में हुआ उसके लिए नीतीश कुमार ज्यादा जिम्मेवार हैं, क्योंकि बिहार में नक्सल नहीं है और वहां नक्सल है, इसलिए वहां मुक्त नहीं कर सकते। प्रेम शुक्ला जी, हम आपके पास नाकामियों पर जी, जब मुद्दा वो नहीं है प्रेम शुक्ला जी, मुद्दा ये है कि एक घटना हुई, धमाके हुए। प्रेम शुक्ला जी, मुद्दा ये धमाके हुए, घटना हुई, लेकिन जो बयान है, नहीं फाड़ रहे थे, जो बयान है जिसमें आप कहते 56 भोग खा रहे थे, मजे ले रहे थे, महफिल सजी थी, वहां पार्टी अधिवेशन था, कोई वहां इस तरह का कोई डांस नहीं हुआ था महफिल में। आप ये 56 भोग नहीं खा रहे थे, सत्तू खा रहे थे, तो बता दें वो। चलिए, क्या खा रहे थे राजीव रंजन जी, बताइए। निशाने पर नीतीश है, क्योंकि अब लग रहा है मोदी की चिंता कांग्रेस के बाद अगर कोई दुश्मन नंबर एक है कांग्रेस के बाद नीतीश है, इसलिए चुन चुन कर नीतीश से हिसाब लेना चाहते हैं। राजीव रंजन, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि प्रेम शुक्ला जी जब पैनल में हो तो गंभीर बहस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक उम्मीद के सहारे की ये कुछ देर चुप रहेंगे। बहस कर रहे थे, हमारी पार्टी का अधिवेशन भी उसी तरह से था जिस तरह से हुंकार रैली पहले से आयोजित थी, और हमारे कार्यक्रम। प्रेम शुक्ला जी, आप चुप रहिए, बदतमीजी मत कीजिए, मैं आपको बार बार समझाता हूँ। आप पैनल बहस की गरिमा के अनुकूल आपका आचरण नहीं है, आपका आचरण पैनल के बहस के अनुकूल नहीं है। आप पूरी तरह से उत्तर भारतीयों के साथ जो महाराष्ट्र का व्यवहार करते हैं, हर पैनल में आपका वही तरीका रहता है। और आप पर नीतीश कुमार या उत्तर प्रदेश के किसी नेता के बारे में महाराष्ट्र में शिवसेना या मनसे की क्या राय है, हर बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप कृपया चुप रहिए, मुझे अपनी बात कहने दोगलेपन की हाथ मत पार करिए। मुझे लगता है शब्दों के चयन को फिर हम देखिए, मर्यादित भाषा में। प्रेम शुक्ला जी, माफ करें, आप दोनों को रोकना पड़ेगा। नीतीश कुमार के नौटंकी गुलाम नहीं है। प्रेम शुक्ला जी और राजीव रंजन जी, मुझे लगता है शब्दों का चयन करते समय ध्यान रखें। चुप रहिए, नहीं तो मैं आपसे कड़े शब्दों में आपका जवाब दे सकता हूं। शब्दों का चयन सही कर रहा हूं। जितने शब्दों का आपका जो शब्दकोश है ना, घटिया शब्द मैं आपके शब्दकोश की संकीर्णता समझता हूं। और आपके चलिए, जिस ढंग से नीतीश पर मोदी ने हमला बोला है, और जो आप पहले भी जिक्र कर रहे थे, नीतीश कुमार ने मोदी का एक हमले का जवाब दिया था, जिस ढंग से, क्या ये माना जाए कि मोदी के निशाने पर नीतीश इसलिए भी हैं क्योंकि कहीं न कहीं लगता है कि नीतीश आने वाले दिन में अगर कांग्रेस के साथ जाएं, इसलिए पहले से उनको रिडिक्यूल करो, उन पर हमले करो, क्योंकि कांग्रेस के बाद अगर सबसे बड़े निशाने पर कोई मोदी के हैं, नीतीश हो सकते हैं नंबर के हिसाब से, और बिहार में सबसे बड़े दुश्मन, और 40 सीटों के का जो गणित है, जहां मोदी चाहेंगे एज मिले और 12 सीटों से 20-22 सीटों तक जाए, इस हिसाब से भी। दिबांग,
जी हाँ, बिल्कुल। आप ये देखिए कि इन दोनों के जो संबंध है आपस में, यानी दोनों सहयोगी रहे एक दूसरे के, पर सीधी बात कभी नहीं होती थी। आपको याद होगा जिस तरह से जो इन्होंने 5 करोड़ का चेक दिया था वो लौटाया था बिहार सरकार ने, फिर आपने देखा किस तरह से मनाही हो गई थी उनके वहां प्रचार के लिए। तो जब भी दिल्ली में मीटिंग होती थी चीफ मिनिस्टर्स की, इस पर नजर रहती थी दोनों बात करते कि नहीं करते हैं। तो इनका एक संबंध रहा है, एक इक्वेशन रही है। तो इसमें शुरुआत की मोदी ने, और आपने देखा होगा कि जब उन्होंने शुरुआत की तो मित्र मित्र लगातार उनको कहा, कहा और फिर उन पर हमला किया। उसका जो जवाब जिस तरीके से नीतीश ने भी बिल्कुल मुस्कुराकर कहा, और आप बार बार 56 भोग का उल्लेख कर रहे हैं अजीत, मुझे लगता है उनका जो आज जो नीतीश का 56 भोग था वो दरअसल में आज जो मोदी का 56 भोग था वो नीतीश का जो आइसक्रीम वाली बात उन्होंने कही थी कि आइसक्रीम वहां बहुत खाते हैं पर जबान इनकी मीठी नहीं है, तो मेरे ख्याल से उसको उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। तो दोनों का एक रिलेशनशिप रहा है, और अब ये बात कहकर खुलकर आ रही कि हो सकता है इनकी और कांग्रेस की बातचीत हो। और वैसे भी आप कभी भी देख लीजिए जिनसे आपकी दोस्ती होती है वैसे सामान्य जीवन में भी, और वो जब बिछड़ते हैं तो वो एक दूसरे के पीछे जब पड़ते हैं तो वो बहुत तीखा पड़ते हैं। सुधांशु मित्तल आपके बैठे हुए यहाँ पर, दिल्ली के नेताओं से ज्यादा तलखी से दुश्मनी निभाने का वक्त आता है तो बीजेपी के अपने ही लोग अगर जब बिछड़ते हैं। जी, नरेंद्र मोदी ने जो कुछ छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में कहा, मोदी 11 दिन बाद पटना रैली में धमाकों के ब्लास्ट के 11 दिन बाद आज पहली बार धमाकों पर बोले, ब्लास्ट पर बोले। उन्होंने ये कहा पटना में रैली के दौरान मंच को उड़ाने की साजिश थी, बीजेपी नेताओं को खत्म करने की साजिश थी। बीजेपी के नेता ऐसी बातें तो पहले करते रहे, उनके बयान आए हैं, लेकिन मोदी ने आज पहली बार कहा और सीधे सीधे नीतीश पर निशाना साधा। नीतीश कुमार जिस ढंग से राजगीर में अधिवेशन कर रहे थे, मोदी ने कहा राजगीर में नीतीश 56 भोग के मजे ले रहे थे, और जिस ढंग से उनकी महफिल सजी थी उससे लगता नहीं था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनको किसी तरह का एहसास है कि पटना में जो धमाका हुआ गलत हुआ, बल्कि ऐसा लग रहा था कोई आनंददायक काम हुआ। ये बहुत संगीन इल्जाम लगाया मोदी ने नीतीश कुमार पर। अब सवाल ये उठता है सुधांशु मित्तल जी, कब तक इस मुद्दे को आप जिंदा रखना चाहते हैं? क्या 2014 के लोकसभा चुनाव तक? और अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो आपका मकसद क्या है? क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या वोटर को कहना चाहते हैं? बार बार उस धमाकों की याद दिलाकर 6-7 दिन पटना में अस्थि कलश यात्रा और अब लगातार उस हमले, धमाके और खतरे की बात। अजीत जी, मैं चाहूंगा कि मुझे 2 मिनट दे दिए जाएं, क्योंकि सारी चर्चा का जो भाव निकल के आ रहा है वो है मोदी बनाम नीतीश। मैं उस विषय में कुछ कहना चाहता हूं, उसकी इजाजत आप मुझे देंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन साथ में सवाल जो मैंने पूछा, मकसद क्या है? मोदी अगर बार बार कर रहे हैं, बीजेपी नेता कर रहे हैं, और क्या 8 महीने 7 महीने तक इसको जिंदा रखना चाहते हैं? मैं सब बता देता हूं, बस मुझे 2 मिनट का समय बिना रोक टोक के दे दे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी आपकी। देखिए, मोदी बनाम नीतीश का कोई मतलब ही नहीं होता। क्यों? एक राष्ट्रीय नेता है, एक प्रादेशिक नेता है। एक को मैं विकास का प्रतीक मानता हूं तो दूसरे को तुष्टीकरण का हिमायती मानता हूं। एक को मैं छदम, जिसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, उसके खिलाफ एक योद्धा जो लड़ रहा है उसको मानता हूं, और दूसरे को मैं धर्मनिरपेक्षता का नाम पर सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाला मानता हूं। एक को मैं कांग्रेस रहित भारत की कल्पना करने वाला मानता हूं, दूसरे को कांग्रेस सहित सत्ता का पक्षधर मानता हूं। ठीक है, मुझे ये व्यक्तिगत पार्टी के नेता हैं और अपने ढंग से अपने पार्टी के नेता को ऊपर रख के दूसरे की तुलना कर रहे हैं। मुझे लगता है जो मेन सवाल, मुख्य सवाल मेरा था, उसका जवाब मैं चाहूंगा। ठीक है, आपने 5-6 चीजें कही और उससे अपने नीतीश से मोदी को वही जवाब देना बताया। मैं जवाब देना जी, मैं जवाब देना वही चाह रहा हूं। अब आप सुनिए, 11 दिन पुरानी घटना, जो कि इतनी गंभीर घटना थी कि शायद किसी और राजनीतिक संगठन के साथ हुई होती तो पता नहीं सब लोगों ने क्या कर दिया होता। छोड़िए, हमें किसी की हमदर्दी की और किसी की टॉम-टॉमिंग की जरूरत नहीं है। वो जाते हैं, कहां जाते हैं? वो छत्तीसगढ़ में जाते हैं, और वहां की राजनीति में इस समय हिंसा का एक परिपेक्ष चल रहा है, और 6 महीने पुरानी घटना को आज भुनाने की कोशिश हो रही होती है वहां पे कांग्रेस के द्वारा। उस पृष्ठभूमि और उस परिपेक्ष में वो ये सारी चीजों का जिक्र करते हैं, और जब बड़े नेताओं के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ, महेंद्र कर्मा के साथ, नंद कुमार पटेल, उनके बेटे और तमाम 22-25 लोग मारे गए। तो आपकी सरकार की विफलता पर बात होनी चाहिए, इसमें क्यों आपको ऐतराज है? इसमें हाँ, तो विफलता की बात हो रही है, जब उसकी बात हो रही है तो ये बात हो रही है हिंसा जो है उससे सारे राजनीतिक संगठन जो है वो शिकार हो चुके हैं उसके, और हिंसा की निंदा हो रही है।
और उसमें इसका जिक्र हो रहा है। और उसके बाद इनका क्या रिस्पॉन्स था जेडीयू का, इसके बारे में जिक्र हो रहा है कि जिस गंभीरता से उस घटना के बारे में प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, वो ना होके एक तरफ कहा जा रहा है हमारे पास कोई इनपुट नहीं था, दूसरी तरफ मजाक करा जा रहा है। उसकी गंभीरता को देख के मेरी प्रतिक्रिया लीजिए अजीत जी। मैं सुधांशु मित्तल जी, मुझे रोकना पड़ेगा, अपनी बात में उसके सबकी ले लीजिएगा। जी राजीव रंजन, चलिए आप रोक दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात ये, इन्होंने कुछ जो कंपैरिजन किया है दो नेताओं का, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। बिहार ने एक फेल्ड स्टेट से देश के सबसे बड़े विकास के तौर पर जिस राज्य के विकास के मॉडल की चर्चा हुई, वहां बिहार की पहचान बनी है। और गुजरात सहस्त्राब्दियों से, कई सदियों से गुजरात एक विकसित राज्य था, और विकास का जो आज खुलासा किया है रघुराम राजन, अब मुझे लगता है अब उन्होंने गुजरात और मोदी की बात की, आप नीतीश और बिहार की बात करेंगे। हम बिहार बनाम गुजरात दोनों के विकास मॉडल पर राजीव जी चर्चा करने के लिए आज नहीं बैठे हैं। अजीत जी, नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन मैं अब मैं जो उन्होंने कंपैरिजन किया, इसलिए मैंने ये बात आपको कहा। बिहार की यात्रा कठिन यात्रा थी, उसको एक सफलतापूर्वक नीतीश कुमार जी ने एक लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ जो एक तरह से कांग्रेस के आज के पूरे नेतृत्व के सामूहिक नरसंहार का प्रतीक जो राज्य बना, और जिस राज्य में पूरी तरह से एक राज्य सरकार की विफलता का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि पूरा का पूरा प्रतिपक्ष एलिमिनेट हो गया एक दिन, और वहां सारे इनपुट्स थे, सब कुछ था। उस राज्य को आप देते हैं एक बेहतर प्रबंधन का सर्टिफिकेट। हाँ, ये सवाल बनता है। चलिए, आपकी बात समझ गया, ये सवाल बनता है सुधांशु मित्तल जी। मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी सुधांशु मित्तल जी ने बात कही कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने इसको इस तरह से फेस नहीं किया, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपने पहली बार फेस किया, हम तो बार बार फेस कर रहे हैं। और जहां आपके नेता तकरीर कर रहे थे, वहां तो 25 लोग हमारे मारे गए। अगर वहां पर खड़े होकर वो ये बात कह रहे हैं तो उनको ये बात कहने से पहले सोचना चाहिए। दूसरे, आपने कहा अभी तुलना कर रहे थे आप नीतीश कुमार जी की, तो एक सवाल आपने पूछा, एक बात आपने कही कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा, कल ही हमारे जो भाई बराबर में बैठे हैं शुक्ला जी ने एडिटोरियल लिखा है, सारे अखबारों में छपा है कि आप लोगों पर इल्जाम लगाया कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों का तुष्टीकरण करने पे लग गए हैं, और अपने बुनियादी एजेंडा यानी मोदी की राम मंदिर वाली महिलाएं देखी जा रही हैं, और मोदी की रैलियों में जो बुर्के वाली महिलाओं को बुला रहे हैं। तो पहले उन्हें जवाब दीजिए, हमारी तरफ तो आपका इशारा बाद में करें, पहले अपने सहयोगियों का ख्याल कीजिए, बराबर में बैठे हुए हैं। आज उन्होंने पूछा नहीं आपसे तुष्टीकरण की राजनीति पे, तो आपके ऊपर इल्जाम लगाया, हम पर तो बाद में लगाते हैं। शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला, नहीं, पहली बात तो है कि तुष्टीकरण की बात शुरू हुई कि मणिशंकर अय्यर ने दुबई में जाकर ये नहीं, वो शुरू कहीं से हुई है, आपने जो कहा है मैं तो वो बता रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, नरेंद्र मोदी जी कहीं से शुरू हुई, लेकिन आपने एडिटोरियल लिखा है और आपका एडिटोरियल बड़ा अच्छा लगा हमको कि कम से कम आपको नजर तो आया कि जिस पार्टी के आप सहयोगी हैं वो आपके कितना साथ हैं, और आपका जहन भी क्लियर हो गया। उनके आप कृपया जवाब सुन लें। जी, सुनाइए। जवाब तो सुनने का धैर्य रखें। सुनाइए। मणिशंकर अय्यर ने दुबई में एक अलोकतांत्रिक इस्लामी राष्ट्र में जाकर कहा कि भारत में मुसलमान तय करते कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इस पर हम कल बात कर चुके हैं प्रेम शुक्ला जी। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में जो आपने लिखा उसका जिक्र किया, मुझे लगता है वो बात करें। उनका उसी का जिक्र मैं कर रहा हूँ। उसी संपादकीय में जो पहले सारे के सारे 90% जो अंश है उसका पहले जिक्र कर, लेकिन 10% इंपॉर्टेंट है जो आपने नरेंद्र मोदी के लिए कहा, जिसमें आपने कहा नरेंद्र मोदी की रैलियों में बुर्का वाली महिलाएं होती है, धारा 370 बाकी चीज को छोड़ दिया। ये सवाल आप सुधांशु मित्तल से पूछिए जो मीम अफजल कह रहे हैं। अजीत भाई इंडिविजुअल जारी किए जाते हैं, टोपी और मणिशंकर अय्यर का जो बयान है भारतीय जनता पार्टी। मणिशंकर अय्यर का जो बयान है, आपको उसके खिलाफ लिखने का पूरा इख्तियार है, लेकिन आपने साथ में जो भारतीय जनता पार्टी में सवाल उठाए हैं वो सवाल तो यहाँ पर पूछना चाहिए ना। वो कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो तुष्टीकरण की राजनीति उनकी नजर में नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन आपकी नजर में तो तुष्टीकरण की राजनीति जो है मोदी कर रहे हैं। अपने यहाँ बुर्के वाली औरतों को बुला रहे हैं, मुसलमानों के लिए प्रोग्राम दे रहे हैं।